नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट या फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इंपॉर्टेंट है और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, राइट। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज हम लोग क्लियर करेंगे और वह है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजीन्स प्रिंसिपल, राइट। सबसे पहले हम लोग इस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को देखेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में अगर हम लोग बात करें तो दो लॉ है, राइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो आपने पढ़ा था रे ऑप्टिक्स में, ये तो वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है। रे ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइंग इन द सेम प्लेन। अभी वेव ऑप्टिक्स में आपको क्या करना है, उस रे को रिप्लेस कर देना है वेव फ्रंट से। तो पहला लॉ क्लियर हो जाएगा, द इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल at the point of incidence all lying in the same plane। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट जो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, वहां पर भी रे ऑप्टिक्स में भी हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते थे, यहाँ पर भी स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, राइट। दूसरा जो है वो एग्जैक्टली वही होगा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of the angle of refraction is always a constant called refractive index of the medium। तो हमने जो लॉज देखा इसमें दो लॉज कौन कौन से हैं। पहला जो है हमने कहा द इंसिडेंट वेव फ्रंट, द इंसिडेंट वेव फ्रंट, रे को यहाँ पर हम लोग रिप्लेस करते हैं वेव फ्रंट से। द इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड refracted wave front, refracted wave front and normal at the point of incidence। The incident wave front, refracted wave front and normal at the point of incident all lying in the same plane। ये तीनों के तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन पे होते हैं। दूसरा जो लॉ है इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कभी कभी जो है ये लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बजाय डायरेक्ट आपको पूछेगा कि फाइंड आउट द स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजीन्स प्रिंसिपल। तब के केस में जो आज हम लोग प्रूफ करेंगे उसका सिर्फ हाफ पोर्शन को ही आपको करने की जरूरत होगी, वो मैं बाद में आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इसमें क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द angle of incident to the sine of the angle of refraction। The ratio of sine of the angle of incident to the sine of the angle of refraction is always a constant called refractive index of the given medium। दैट इज, इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमेशा जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट जाता है उसके लिए हम लोग बात करते हैं।
तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी होता था विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो म्यू बी ए लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। कोई बुक में जो यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1 भी लिखा हुआ रह सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो होप सो ये लॉस जो है ये आपको याद हो गया होगा। The incident wave front, refracted wave front and normal at the point of incident, all lying in the same plane. और दूसरा है the ratio of sine of the angle of incident to the sine of the angle of refraction is always a constant called refractive index of the given medium. Right? आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन आफ्टर हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। अब इस लॉज को प्रूफ करना है तो उसके लिए हम लोग को एक डायग्राम बनाना होगा, और ये डायग्राम जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाएंगे। डायग्राम मैं कैसे बना रहा हूँ इस पे गौर करेंगे। जिस स्टेप्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ उसी स्टेप को फॉलो करेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लोग इस तरह से एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाएंगे। मान लिया जाए S1 S2 जो है ये क्या है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। दैट मीन्स ये S1 S2 जो है दो मीडियम को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है, एक दूसरे से बांट रहा है। तो ये S1 S2 जो है ये हो गया हमारा क्या, रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। और ये क्या कर रहा है, दो मीडियम को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। मान लिया जाए कि ये मीडियम फर्स्ट है, नीचे वाला जो है ये हमारा मीडियम सेकंड है। सपोज करिए ये एयर और वैक्यूम भी हम लोग ले सकते हैं, एयर और वैक्यूम है, और ये कोई भी दूसरा मीडियम है, ये ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी कंपैरेटिवली जो है हमारा डेंसर मीडियम है। तो मान लिया जाए कि ये ग्लास है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक रे ऑफ लाइट जो है अगर ट्रेवल करता है इस तरह से, है ना, तो ये सारे के सारे जो हैं इंसिडेंट रे, हम लोग रे ऑप्टिक्स में बात करते हैं, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ प्राइमरी वेव प्रोपगेशन। ये क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ प्राइमरी वेव प्रोपगेशन, ठीक है। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्राइमरी वेव प्रोपगेशन। यहाँ पर सिंपल जो है हम लोग एक नॉर्मल जो है इस तरह से खींच देते हैं, ठीक है। मान लिया जाए ये एन ए एन डैश है, या एन ए एन वन भी ले सकते हैं। ये आपका एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड जो है ये हमारा जो इंसिडेंट वेव है उसको दिखा रहा है। एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि जो भी सोर्स ऑफ लाइट है उस सोर्स ऑफ लाइट से किसी भी डायरेक्शन में अगर आप एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो वह स्ट्रेट लाइन क्या होता है, रे होता है, या फिर उसको हम लोग डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन कहते हैं। और जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है उसके हमेशा परपेंडिकुलर कौन होता है, वेव फ्रंट होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से ABC जो है एक इंसिडेंट वेव फ्रंट बना दें, लेट ABC इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, राइट। यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल जो है वो क्या होगा, I, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन यहाँ पर अगर ये वाला ABC इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो वह हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ यानी कि रिफ्रैक्टिंग के साथ ये एंगल I ही बनाएगा, ठीक है। अगर ये डेंसर मीडियम नहीं होता, ये जो आप देख रहे हो ये हम लोगों का रेयरर मीडियम है, और ग्लास जो है वो कंपैरेटिवली क्या है, डेंसर मीडियम है। आप सब जानते हो कि अगर एक रे ऑफ लाइट जो है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ट्रेवल करता है देन ऑलवेज इट बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये हमेशा नॉर्मल की तरफ बैंड करता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इन रेज को जो है ऐसे जाना चाहिए था, सीधा इस तरह से चले जाना चाहिए था, ऐसे इसको चले जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये हमेशा क्या करता है,
बैंड करता है, किधर, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यहाँ पे ये रे जो है इस तरह से चला जाएगा, यहाँ से ये बैंड करके इधर जाएगा और यहाँ से बैंड करके ये इधर जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे x1 y1 और z1। ये x1 y1 z1 जो है ये क्या है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी वेव प्रोपगेशन, वेव प्रोपगेशन, इसको हम लोग डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी वेव प्रोपगेशन कहते हैं। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, और ये वाला जो है हमारा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। मान लिया जाए यहाँ पर जो मीडियम 1 है यानी कि एयर और वैक्यूम है, वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो v1 है। वहीं अगर दूसरे मीडियम में ये रे ऑफ लाइट ट्रेवल करके जा रहा है जहाँ पे कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम जो ग्लास है, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो है वह कितनी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मीडियम चेंज होगा तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी v1 है, वहीं दूसरे मीडियम में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v2 है। अब मान लिया जाए C से C1 तक पहुंचने में, C से C1 तक पहुंचने में जो भी लाइट वेव है उसको t समय लग रहा है, राइट। तो एक फॉर्मूला जो है आप जानते हैं, S इज इक्वल टू vt, राइट। तो C1 जो है ये C1 कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी यहाँ पर v1 है, तो t समय में यहाँ तक पहुँच रहा है, तो C1 के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि अगर एक वेव जो है C से चलता है, C1 तक पहुँचने में t समय लगता है, तो C1 जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा v1t। इन द सेम टाइम, यानी कि जब वेव जो है वह C से चलकर C1 तक पहुँचता है, ये प्राइमरी वेव है, सेकेंडरी वेव उतना ही समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, राइट। तो यहाँ पर सेकेंड मीडियम में अगर आप देखो तो वेलोसिटी कितनी है, v2 है, t समय की बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि A से, ठीक है, हम लोग एक डिस्टेंस लेंगे और वह डिस्टेंस जो है, ठीक है, वो कितना होगा, v2t। सेकेंड मीडियम में जो वेलोसिटी है v2 और t समय के बाद हम लोगों को देखना है उसका पोजीशन, तो v2t जो है ये इस तरह से, ये वाला हमारा क्या हो गया, v2t। तो A को सेंटर मानेंगे, v2t को रेडियस मानेंगे, और एक आर्क जो है, ठीक है, हम लोग इस तरह से काट देंगे, तो ये कटेगा कहाँ पर, E पर। बात समझ में आ रही है। C से C1 तक पहुंचने में t समय लगा, वेलोसिटी उसकी v1 थी, तो v1t C से C1 के बीच की डिस्टेंस हो गई। जितना समय में लाइट वेव C से C1 पहुंचता है, उतना ही समय में जो लाइट वेव है वो A से सेकेंडरी मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो सेकेंडरी मीडियम में जो अगर आप देखेंगे वेलोसिटी तो v2 है, t समय के बाद अगर देख रहे हो तो v2t जो है वह डिस्टेंस होगा। तो इसी डिस्टेंस को आप एक आर्क, एक चाप मान के A को सेंटर समझते हुए आप ax1 को इस तरह से काटेंगे, तो वो कहाँ पे कटेगा, E पर। अब ये C1 और E को हम लोग इस तरह से मिला दिए, तो जिस पॉइंट पे ये कटा इसको हम लोग बोल रहे हैं D1। तो C1 D1 जो है एक टेंजेंट है, एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, और अगर ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, पहले तो हम लोगों को ये साबित करना पड़ेगा कि C1 D1 E जो है वाकई एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। तो अगर ये साबित कर दो आप कि ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, तो यहाँ पर जो एंगल है वह R के बराबर बनेगा। दूसरी बात कि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये नॉर्मल, ये तीनों के तीनों जो हैं वह एक ही प्लेन पर हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये A1 B1 C1 जो है, A1 B1 C1 जो है इज द प्रोबेबल पोजीशन इन एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी मीडियम। यानी कि अगर यहाँ पर मीडियम का कोई चक्कर नहीं रहता तो t समय में लाइट वेव सीधा C1 पहुंचता, B से सीधा B1 पहुंचता, और A से सीधा जो है A1 पहुंचता। लेकिन सेकेंडरी मीडियम में जा रहा है जहां पे कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम है, तो रे ऑफ लाइट जो है बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये डायरेक्शन जो है इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को ये साबित करना है कि C1 D1 E जो है वह हम लोगों का क्या है, एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है।
यहाँ पे देखिए ये आपका B से D1, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं D। तो जितना समय में लाइट वेव C से C1 पहुंच रहा है, कितना समय में, T समय में पहुंच रहा है C से C1, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, V1T। सेकेंडरी मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, V2T। कहाँ पहुंच रहा है, E। एग्जैक्टली उतना ही समय में क्या जो लाइट वेव B से निकल रहा है वह D1 तक पहुंच रहा है भाया D, या नहीं पहुंच रहा है, ये हम लोगों को देखना होगा। या फिर C1 D1 E जो है, अगर ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, यानी कि ये तो आपका मेजर्ड वैल्यू है, ये भी आप मेजर्ड करके ही उसको काटे, यहाँ पर ये स्वतः कट रहा है, तो ये आपको देखना होगा कि D1 जो है एग्जैक्टली इसी लाइन पे है या नहीं है। अगर ये आप साबित कर दो कि C1 D1 E जो है ये हम लोगों का एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, तो ये साबित हो जाएगा कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल, दिस थ्री लाइंग इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो प्रूफ में अगर हम लोग जाएं तो सबसे पहला काम जो है इस डायग्राम की प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट। डायग्राम अगर समझ गए तो यहाँ पर मैथमेटिकल इसका जो कैलकुलेशन है दैट विल बी वेरी इजी, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या बनाए थे, S1 S2, और वह क्या था, रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, दो मीडियम को बांट रहा था, ऊपर रेयरर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। रे ऑफ लाइट इस तरह से ट्रेवल किया, जाना था सीधा, सारे के सारे जो है, ठीक है, बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। आई जो है, NAX जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ABC जो है इसको हम लोग मान लिए हैं कि एक टेंजेंट काटा है, एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और अगर ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो नेचुरली CA C1 जो है ये हम लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंट आई होगा। ये नेचुरली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है। C से C1 तक पहुंचने में लाइट को T समय लगा, V1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, चूंकि ये मीडियम रेयरर है, तो C C1 के बीच की जो डिस्टेंस है वह कितनी है, V1T। एक्जैक्टली इतना ही समय में जो लाइट वेव A से कहाँ जाएगा, तो सेकेंड मीडियम उसकी वेलोसिटी कितनी है, V2 है। T समय के बाद हम लोगों को नोटिस करना है कि कहाँ पे पहुंच रहा है, तो V2T जो है वह डिस्टेंस होगा। तो A को जो है आप सेंटर मानो और आर्क ले लो V2T, और इस तरह से AX1 को कट करोगे तो वह कहाँ पे कटेगा, E पे। अब C1 और E को जो है आपको मिला देना है ना। यहाँ पर जो पॉइंट है, ठीक है, उसको D लेना है, इसको हम लोग D1 ले लिए। A1 B1 C जो है प्रोबेबल पोजीशन है इन एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी मीडियम, यानी कि ये डेंसर रेयरर का कोई चक्कर नहीं रहता, तो उस परिस्थिति में T समय में C से C1 पहुंचता, B से B1 पहुंचता, A से A1 पहुंचता। लेकिन ये सेकेंडरी मीडियम है, तो T समय में लाइट वेव C से C1 पहुंच रहा है, A से E पहुंच रहा है। हम लोगों को ये दिखाना होगा कि क्या लाइट वेव B से D1 पहुंच रहा है भाया D, यानी कि D से होकर, राइट। जैसे आप बस में देखते हैं ना, लिखा हुआ रहता है रांची टू पटना, ठीक है, भाया हजारीबाग। कहने का मतलब है हजारीबाग के पैसेंजर भी इस बस में बैठ सकते हैं अगर जगह है तो, और नहीं तो खड़े खड़े तो जा ही सकते हैं, क्योंकि उसी डायरेक्शन से उस बस को जाना है, हजारीबाग होकर ही जाना है। तो यहाँ पर ये जो लाइट वेव है वो B से D1 पहुंचेगा भाया D, मतलब D से होकर। ये हम लोगों को साबित करना है कि C1 D1 E जो है वह एक ही स्ट्रेट लाइन में है, एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, और अगर ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है तो R जो है यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ही बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है, और इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग दो सिमिलर ट्राइंगल्स लेंगे। डायग्राम को गौर से देखिए, कौन कौन सा, AEC1 और DD1C1, ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स जो है ये हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कहा कि हम लोगों को कौन कौन सा ट्राइंगल लेना होगा, तो फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल्स। आप यहाँ पे देखिए AEC1 और DD1C1, तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे AEC1 एंड DD1C1, DD1C1। ध्यान से देखिए AEC1
C1 D D1 C1। तो ये सिमिलर जो है वह कैसे है, अगर आप देखो तो ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। ये वाला एंगल जो है इसके बराबर है, तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। और ये दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों का क्या है, कॉमन है। तो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, गौर से देखिए, ए ई C1, ये पूरा को ले रहे हैं ए ई C1, और दूसरा जो है वह क्या है, डी D1 C1। ये हमारा सिमिलर है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों में कॉमन। और अगर सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, किस तरह से उसके साइड के रेशियोज को लिखते हैं, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं ए ई, है ना, यहाँ पे क्या लिखा, ए डिवाइडेड बाय, इसका बेस लिया तो इस ट्रायंगल का भी लेना है, तो यहाँ पे लिखा डी D1 इज इक्वल टू, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का लेंगे एक साइड AC1 बट्टा उसी साइड में हम लोग ले लेते हैं DC1। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। गौर से देखिए, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स हमने क्या लिया है, AEC1 एंड DD1 C1। यहाँ पर बेस लिया पहले AE बट्टा DD1 इज इक्वल टू, हमने लिखा AC1 बट्टा DC1। दूसरा जो सिमिलर ट्रायंगल हम लोगों को लेना है वह लेना है प्रोबेबल पोजीशन वाला, A1 C1 और DB1 C1। डायग्राम में थोड़ा गौर से देखेंगे, यहाँ पर है A1 C1 और DB1 C1। सेम उसी तरह से ये वाला और ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। फिर से यहाँ पर अगर देखा जाए ये वाला और हमारा ये वाला, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जब आप लेंगे तो ये भी हमारा क्या है, कॉमन है। तो A1 C1 और DB1 C1 ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो एंड हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स, कौन कौन सा लेंगे, A1 C1 एंड DB1 C1, A1 C1 एंड DB1 C1। यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग बेस को लेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 बट्टा DB1 इज इक्वल टू AC1 बट्टा DC1। ये इसमें भी है, पहले में भी था, तो यहाँ पर है AC1 बट्टा DC1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमारा आ जाएगा AE बट्टा DD1 इज इक्वल टू AA1 बट्टा DB1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये आपका AE क्या है, तो सिंपल डिस्टेंस ट्रेवल इन द सेकेंड मीडियम, है ना। और यहाँ पे देखिए DD1 जो है ये भी हमारा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन द सेकेंड मीडियम है, इज इक्वल टू A1 है डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड मीडियम इन एब्सेंस ऑफ इट, यानी कि अगर ये नहीं रहता तब, और DB1 भी डिस्टेंस ट्रेवल इन द सेकेंड मीडियम है इन एब्सेंस ऑफ इट। तो थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करेंगे, आप देखो AE बट्टा, इसको हम लोग यहाँ पर इधर नीचे लिखते हैं AA1, DD1 ऊपर लिखते हैं, DD1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, DB1। तो AE क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड मीडियम, उसके सामने क्या है, DD1 डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड मीडियम। तो ऊपर वाला जो है, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो हैं ये क्या हो गए, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन द सेकेंड
मीडियम डिवाइडेड बाय, अगर आप देखो A1 और DB1 ये भी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड मीडियम बट इन अब्सेंस ऑफ इट, यानी कि ये नहीं रहता देन दैट टाइम। तो यहाँ पर ये है डिस्टेंस ट्रेवल इन द सेकेंड मीडियम इन अब्सेंस ऑफ इट। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो ऊपर में है डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड मीडियम और नीचे क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड मीडियम इन अब्सेंस ऑफ इट। इसका मतलब क्या है कि C1D1E जो है एक टेंजेंट है और ये एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। तो हेंस हम लोग लिख सकते हैं C1D1E इज ए रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ऐसा भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, एंड इट इज इन द सेम plane in which incident wave front and normal at the point of incident lies। ठीक है, hence first law becomes प्रूव भी लिख सकते हैं, becomes verified भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल क्या है कि हम लोगों को है ना लॉज को लिख देना है और लॉज को लिखने के बाद जो है ठीक है हम लोगों को प्रूफ करना है। तो आप प्रूफ लिखिए और जो मैंने डिस्क्रिप्शंस बताया है उसको अपने लैंग्वेज में लिखिए, अगर लिख पाते हो, नहीं लिख पाते हो नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली आप यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल्स AEC1 और DD1C1, यहाँ से एक रेशियो ले लिया, दूसरा जो है AA1C1 और DB1C1 यहाँ से एक रेशियो ले लिया, फिर दोनों को बराबर करेंगे, बस DD1 को यहाँ और AA1 को यहाँ ले आएंगे, यानी कि ऊपर वाला AE और DD1 ये दोनों के दोनों है डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड मीडियम, और AA1 और DB1 जो है ये दोनों हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन दी सेकेंड मीडियम बट इन अब्सेंस ऑफ इट। तो C1D1E जो है एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा, और इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये उसी प्लेन में है जहाँ पे हम लोगों का इंसिडेंट वेव फ्रंट है, राइट। तो इस तरह से पहला लॉ वेरीफाई हो गया, पहला लॉ जो है हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखेंगे स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को किस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। तो हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाए हाइजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पर। तो उस परिस्थिति में अगर स्नेल्स लॉ पूछ रहा है तो पहला लॉ को करने का जरूरत नहीं है ना, मतलब यहाँ तक किया, लॉज को तो लिख देना है, दोनों को प्रूफ लिखेंगे, डायग्राम बना देंगे, और ये अगर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए बोला जा रहा है दोनों लॉ को प्रूव करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ही अगर आपको लिखा गया है तो उस परिस्थिति में डायरेक्टली सेकंड को भी कर सकते हैं। आपके पास अगर समय है तो फर्स्ट लॉ को भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में जिस तरह से पूछा जाए है ना उसी के मुताबिक आप अगर आंसर करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसको हम लोग किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो प्रूफ है ठीक है वो और भी ज़्यादा आसान है। यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो लेट NaN1 बी नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे अगर आप देखो कि लेट NaN1 ये जो आप देख रहे हो NaN1 बी नॉर्मल at the point of incident। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हम लोग नॉर्मल डाल रहे हैं। अगर स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ही पूछ रहा है कि फाइंड आउट द स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, तो सबसे पहले आप स्नेल्स लॉ को लिखेंगे, जो लॉज है
उसमें पहला पॉइंट ना लिख के डायरेक्ट स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी लिख सकते हैं, जिसमें आप लिखेंगे द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always a constant called refractive index of the given medium, that is sin I by sin R is equal to mu b a। ठीक है, यहाँ पर ये पहला वाला जो मीडियम है इसको हमने A बोला है, और जो दूसरा मीडियम है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। ठीक है, पहला वाला आपका रेयरर मीडियम है, इस केस में जो डायग्राम बनाया गया है, और जो B है वो कंपैरेटिवली हम लोगों का डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हो एंगल NAX है ना, NAX इज इक्वल टू CAC1, एंगल CAC1, और ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस I के बराबर है। अगर ABC इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर ही एंगल बनाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर आप देखो एंगल, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं N1AX1, ये देखिए N1AX1, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, C1D1E जो है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, तो ये वाला एंगल जो है वह R के ही बराबर होगा। तो यहाँ पर एंगल AC1E इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल R होगा। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग अगर साइन I का वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए साइन I का वैल्यू तो कहाँ से लेंगे, तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, चूंकि ABC जो है अगर हम लोगों का एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो नॉर्मली यहाँ पर क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर ये आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी रेज होता है उसके साथ ये वेव फ्रंट जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इस चीज को हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए साइन I इज इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं CC1, आप देख रहे हो CC1 बट्टा 90 के सामने H होगा, थीटा के सामने P, 90 के सामने H, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई H। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे CC1 डिवाइडेड बाई AC1। अब CC1 जो है कितने के बराबर है, V1T के बराबर है, V1T बट्टा क्या लिखेंगे, AC1। ये वाला जो है हम लोगों का इक्वेशन 3 आई थिंक लिखा था। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग 4 ले लेंगे। ठीक है, और अगर स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ही आप डायरेक्टली प्रूफ कर रहे हो तो यही वाला हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा उस परिस्थिति में। अब यहाँ पे देखिए, ये हमने जो है निकाला कहाँ से, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल AC1C से या ACC1 से। ठीक है, ये कहाँ से निकाला है, तो फ्रॉम ट्राइंगल AC1C। अब देखें, एंड अगर साइन R की बात की जाए, है ना, तो साइन R, तो ये वाला एंगल लेना है, कौन सा ट्राइंगल होगा, AEC1, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर R के सामने जो है हमारा क्या है, AE है, बट्टा 90 के सामने क्या है, AC1 है, तो AE बट्टा क्या हो जाएगा, AC1। AE जो है वो कितना के बराबर है, V2T, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे V2T बट्टा 90 के सामने क्या लेंगे, AC1, तो हम लोग यहाँ ले लेंगे AC1। ये हो गया इक्वेशन 5, और ये फ्रॉम ट्राइंगल AEC1 से निकाला है, AEC1 से ये हम लोग साइन R का वैल्यू लिए हैं। अब चूंकि हम लोग पढ़े हैं स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में कि साइन I बाई साइन R का वैल्यू म्यू के बराबर होना चाहिए, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, है ना, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 5 वी गेट, अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, साइन I बट्टा साइन R इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा V1T बट्टा AC1, यहाँ पर हो जाएगा V2T बट्टा AC1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं V1T बट्टा AC1 इंटू AC1 बट्टा V2T,
AC1 कैंसिल, TT कैंसिल। इस तरह से अगर आप देखो तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन आई बट्टा साइन आर। क्या लिख सकते हैं? साइन आई बट्टा साइन आर इज इक्वल टू V1 बाई V2। और V1 क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। ये वाला हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। जो पहला था ये क्या था? ए मीडियम जो था वो हमारा रेयरर मीडियम था, या फिर एयर और वैक्यूम था। तो हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो हमने आपको पहले कहा है, ठीक है, कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू जो है हम लोग बहुत तरह से निकाल सकते हैं। एक तो हम लोग सिंपल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? रेशियो है रियल डेप्थ बट्टा एपरेंट डेप्थ का, उससे भी हम लोग म्यू का वैल्यू निकालते हैं। एक फार्मूला जो है हम लोग पढ़ते हैं, है ना, स्नेल्स लॉ से, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, जो हम लोग देख ही रहे हैं। लेकिन एक तीसरा जो फार्मूला था वह क्या था कि म्यू क्या है? रेशियो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम का। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बट्टा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम आ गया। तो यही तो है हमारा म्यू। और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह बी मीडियम का होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए मीडियम। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं साइन आई बट्टा साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। ठीक है, ये हम लोग देख सकते हैं साइन आई, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन आई बट्टा साइन आर इज इक्वल टू म्यू बी ए इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। ये क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडिया। तो यहाँ पर है ना, हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू बी ए इज इक्वल टू क्या है? ए कांस्टेंट है, राइट। यही है स्नेल्स लॉ, है ना, इट इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये हम लोगों का यहीं पर क्या होता है? प्रूफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में अगर आप देखो तो मैंने पूरे विस्तार पूर्वक जो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल को डील किया है। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक अगर आप देखिए तो आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट जो है वह नहीं होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। लेकिन अगर इसके अलावा भी अगर आपको फिजिक्स में क्लास 11th और क्लास 12th के किसी भी टॉपिक से अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज करें, मैं उसका वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई